तो गाइस अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। हाइपरथर्मिया का एक सेकंड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है हाइपरथर्मिया का, जिसमें हम लोग देखेंगे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अभी हम लोग देखेंगे। तो गाइस एक टाइप का एक रेयर डिसऑर्डर होता है, मतलब 150,000 में से 15,000 में से सिर्फ एक एडल्ट को होता है। 15,000 में से सिर्फ एक को होता है ये। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है ये। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न का डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न का डिसऑर्डर ये होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं होता क्या है एक्चुअली में। होता क्या है, जैसे अभी मैं इसमें क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। एक पेशेंट है, उसको एनेस्थीसिया दिया गया, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया दिया गया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया मतलब उसमें आइसोफ्लुरेन हो सकता है, तो आइसोफ्लुरेन दिया गया उसको, ठीक है। एनेस्थीसिया दिया गया, आइसोफ्लुरेन उसको दिया गया, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया दिया गया। हाँ, ये गाइस होता सक्सनाइल कोलिन से भी है, पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आइसोफ्लुरेन का। तो ये इनहेलेशनल एनेस्थीसिया बेसिकली दिया गया आइसोफ्लुरेन का। उसके बाद जो है पेशेंट का सडन इंक्रीज इन CO2, क्योंकि जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं ना, तो वहाँ पे CO2 डिटेक्टर होता है कि CO2 का लेवल बढ़ा है घट रहा है, एंड टाइडल CO2 होता है वो। तो वहाँ पे सडन इंक्रीज इन CO2 लेवल। तो पेशेंट में क्या हुआ, एनेस्थीसिया देने के बाद सडन इंक्रीज इन CO2 लेवल, मसल स्पाजम, ठीक है, मसल स्पाजम। और थर्ड पेशेंट में क्या हुआ, हाइपरथर्मिया मतलब सडन राइज इन टेम्परेचर। तो हाइपरथर्मिया, तो स्पेलिंग जाने देना गाइस। तो हाइपरथर्मिया, तो यहाँ पे CO2 रेज हुआ, मसल स्पाजम हुआ पेशेंट में, और हाइपरथर्मिया हुआ। तो ये तीन दिखेंगे अपने को। और पहला दिखेगा सडन राइज इन CO2 लेवल, मतलब मैंने पेशेंट में एनेस्थीसिया दिया और ये तीन मेरा क्या हुआ, ये तीनों यहाँ पे पेशेंट में फीचर्स दिख रहे हैं, इंक्रीज CO2, मसल स्पाजम और हाइपरथर्मिया। अब गाइस ये होता क्यों है ना, क्योंकि एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है गाइस ना, कि पेशेंट का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सपोज ये मायोसाइट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं। तो ये कैल्शियम आयन ना लगातार रिलीज होते रहते हैं, कंटिन्यूअस कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। तो कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, तो कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन ना कंटिन्यूअस रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से वो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब गाइस अगर कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ATP यूटिलाइज होगी। तो कंटिन्यूअस ATP यूटिलाइज हो रही है, तो कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट क्या हुआ, बढ़ गया। इसी के लिए पेशेंट में हाइपरथर्मिया हो रखी है ना। उसके बाद ATP यूटिलाइज लगातार वहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, मतलब लगातार मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ATP लगातार कंटिन्यू यूटिलाइज हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि ATP ख़त्म हो जाएगी। अब ATP अगर ख़त्म हो जाएगी ना, तो क्या होगा, जो मायोसाइट रहेंगी वो कैसे हो जाएंगी, मायोसाइट डाई हो जाएंगी, डेथ हो जाएगा उसका। और डेथ हो जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा और मायोग्लोबिन निकलेगा, है ना। मायोग्लोबिन और पोटेशियम वगैरह निकलते हैं। तो ये मायोग्लोबिन निकलता है, तो क्या करेगा, किडनी इंजरी करेगा। ये क्या करेगा, किडनी इंजरी करेगा। और ये हाइपरकैलेमिया, अभी ये पोटेशियम निकलेगा तो ब्लड में जाएगा, तो क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया करेगा। और हाइपरकैलेमिया करेगा तो पोटेशियम की वजह से क्या होता है, बेसिकली हार्ट जो होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन उसका कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट। तो बंदे में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला मतलब ये होता है कि मैंने अब देखो हुआ क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मेटाबॉलिक रेट हुआ, तो हाइपरथर्मिया, कंटिन्यूअस ATP यूटिलाइज हो रही है। तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसी के लिए मसल में स्पाजम हो रखा है, तो कंटिन्यूअस ATP यूटिलाइज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ATP डेड हो जाएगी, ATP ख़त्म हो जाएगी, तो मायोसाइट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो मसल जो है डेड हो जाएगी, तो वहाँ से पोटेशियम और मायोग्लोबिन निकलेगा। तो मायोग्लोबिन क्या करेगा, किडनी में इंजरी करेगा, और पोटेशियम क्या करेगा, हार्ट पे इफेक्ट करके वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट वगैरह करा सकता है ना। तो ये गाइस मैंने बता दिया। उसके बाद अब इसमें मतलब ये तीन चीज़ें होती हैं। और कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब उसके बाद गाइस इसका ट्रीटमेंट क्या, हम लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं, डेंट्रोलिन। ट्रीटमेंट में इसका क्या होता है, डेंट्रोलिन। तो उसको हम लोग 1 to 2 mg पर kg बोलस फॉर्म में देते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलस फॉर्म में देते हैं, और एवरी 50 मिनट में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और डेंट्रोलिन का मैक्सिमम डोज है 10 mg पर kg इसका
मैक्सिमम डोज है। तो 1 to 2 mg पर kg बोलस देते हैं और एवरी 15 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। गाइस याद रखना, अगर हम लोग डेंट्रोलिन क्या करेगा ना, ये कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने नहीं देगा, तो ये सब ठीक हो जाएगी दिक्कत। तो गाइस एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो डेंट्रोलिन है, अगर मैंने उसको इनिशियल दे दिया ना, तो 70% जो होता है ना, 70% अपना काम इनिशियली में हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो गाइस आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया, ये लेक्चर समझ में आया मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता क्या है, तो गाइस मेरे कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरे को 9673657948 इस पर कुछ अमाउंट से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूं। तो इस पर जीपे, फ़ोनपे वगैरह आप कर सकते हैं। इन केस अगर आप अमाउंट से हेल्प नहीं करना चाहें, तो आप मेरा वीडियो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया।